साथियों नमस्कार। मजदूर मोर्चा के प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास दो अहम विषय हैं जिन पर मैं बात करना जरूरी समझता हूं। पहले हम लेते हैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को, जो 20 दिन के बाद, 20 दिन की मैं तो कहूँगा नाटकबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई वो चुनाव जो है वो रद्द नहीं है, वो यूं का यूं जिसको हराया गया है वो जीता माना जाएगा और जो जिनको इनवैलिड डिक्लेयर किया था वो वैलिड वोट माने गए। और इसके लिए जो 20 दिन तक ड्रामा चला और उससे पहले जो चुनाव अधिकारी था, रिटर्निंग अफसर, वो बीमार हो गया, उसके बाद जो हुआ सो सबने देखा। इसमें मुझे एक बात मैं समझ नहीं पा रहा कि चंडीगढ़ में काम हुआ तो उसका फैसला आके दिल्ली में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अगर यही काम पोर्ट ब्लेयर में या मिजोरम में या कहीं और हुआ होता वो भी दिल्ली में आता। तो इतने बड़े देश में ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगी तो देश कैसे चल पाएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये चंडीगढ़ में भी तो मैं प्रशासन रहता होगा, वहां भी तो एसपी, डीसी, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी तो वहीं बैठा हुआ है। वो किस मर्ज की दवा है भाई, ये मैं नहीं समझ पा रहा। देखा जाए तो ये जो मामला था सारा चीटिंग एंड फोर्जरी का है, धोखाधड़ी और जालसाजी। इसके लिए तो पूरा प्रोविजन है कानून में, आपराधिक दंड संहिता हमारे पास है, आईपीसी के सेक्शन इस पे अप्लाई होते हैं। क्यों नहीं ये फोर्जरी और चीटिंग करने वाले को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया? क्यों नहीं उसको अंदर करके, और जो लोग इससे संबंधित थे 120 बी लगा के वो सारे अंदर क्यों नहीं किए गए? वो क्या खाली तनख्वाह लेने के लिए पाल रखे हैं हमने वहां पे? जो पूरा महकमा पुलिस है और प्रशासन है और न्यायपालिका है, सेशन जज है, वो क्या कर रहे हैं? तो ये सारे काम अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करने हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर कहते हैं हमारा तो काम बहुत बढ़ गया, हमारा तो इतने पेंडिंग केस पड़े। केस तो पेंडिंग होंगे ही जब काम ना करने की, काम तो करना नहीं, नाटकबाजी ज्यादा करनी है। अब 3-4 दिन जो कोर्ट में बार बार सुनवाई हुई और उसको बुलाओ और उसको बुलाओ, क्या था ये? कुछ भी नहीं था। ये तो वहीं स्थानीय लेवल पर ही हो जाना चाहिए था। और फिर भी मान लो अगर स्थानीय लेवल वालों ने नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ा, तो इतने दिन का तो काम नहीं था। वीडियो देख ली थी और उसी दिन ऑर्डर कर देते कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई करके इनको ये कर दिया जाए। नहीं, लेकिन आज तू आ जा, आज वो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट का उनको जब्त कर लेगा, उनको कब अपने कब्जे में ले लेगा, फिर वो आएगा, फिर वो जाएगा, फिर हम न्याय करेंगे। ये क्या ड्रामा है? काम कम, ड्रामेबाजी ज्यादा। इससे खाम में जो हमारे लिमिटेड साधन हैं, संसाधन, उनके बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। और खाम की एक नाटकबाजी इन्होंने कर रखी है। तो ये काम जो सीधा हो सकता था उसको टेढ़ा मेढ़ा करके नाटक करना, ये कोई इसकी अहमियत मैं नहीं समझता, सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। चलो, जो चल रहा है, हमने हमारे विचार दिए हैं, हमने अपने विचार प्रकट किए। अब हम आते हैं ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बड़ा सीधा साधा एक करप्शन जो है, संवैधानिक रूप दिया गया है करप्शन को। कहने के लिए तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने ये कहा था, अरुण जेटली ने, कि भाई इससे ना पारदर्शिता बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक तो लोग जो चंदा देते थे वो चोरी छुपे नंबर 2 में देते थे, वो देते थे। लेकिन इससे, अरे पारदर्शिता तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ये पारदर्शिता कहाँ रह गई? वो जो ले रहा है, कहते नहीं, डोनर के लिए वो डोनर कहता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, फिर पारदर्शिता कहाँ रह गई? इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी आएगी कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में यह रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। डोनर किसको डोनेट कर रहा है और कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, उसका पता ही नहीं चले। नहीं कहते वोटर को राइट नहीं है जानने। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? आरटीआई बनाया गया था कि देश के नागरिक को हर चीज जानने का अधिकार है, पर ये कहते हैं कि ना, ये चीज जानने की नहीं है। अच्छा, जानेंगे केवल हम, क्योंकि हम सत्ता में हैं, क्योंकि जो बॉन्ड बेच रहा है बैंक वो इन्हीं की एजेंसी है। तो इनको तो बता देगा भी फलाने आदमी ने 100 करोड़ का बॉन्ड लिया है
और देखना वो पूछ लेंगे, हाँ भाई तूने बॉन्ड लिया था, कहाँ जा रहा है तू? बोला नहीं नहीं मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ या सीपीएम की तरफ या फलानी की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको ही देने आ रहा हूँ। तो उनके लिए तो सब कुछ पारदर्शी है, बाकियों के लिए पारदर्शी नहीं है। ये क्या तमाशा है? फिर बड़ी दिखाते हुए 7 साल इस चीज़ को लगे, इसका फैसला करने में 7 साल लगे। और पाठक जानते होंगे, श्रोता जानते होंगे कि जब ये इसको लाया गया था पार्लियामेंट में, और इसको बड़ी फुर्ती से राज्यसभा में ले जाया ही नहीं गया इसको, क्योंकि मनी बिल के तौर पर इसको सीधा लोकसभा में ही पास कर दिया, क्योंकि उसका राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं बनता था, वहाँ गिर जाता बिल, इसलिए मनी बिल करके इसको भी सीधा लोकसभा से फारिग कर दिया। और इसके जरिए इसमें कई संशोधन किए गए। कंपनी एक्ट के अंदर ये था, कंपनी एक्ट के मुताबिक आप जो है 7.5 अपने प्रॉफिट का 7.5% से अधिक नहीं देंगे। इन्होंने नहीं, कोई उसकी भी जरूरत नहीं है, चाहे कंपनी घाटे में क्यों ना चल रही हो, वो दे सकती है। इस तरह के अनेकों अमेंडमेंट धोखाधड़ी करके इन्होंने ये सारा काम किया, और पूरी दुनिया जितने भी कॉरपोरेट थे उनसे लिया पैसा। तो जो उपलब्ध आंकड़े हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, 16,000 करोड़ रुपया इस तरह से ये रिश्वत का पैसा, पॉलिटिकल रिश्वत कहूँगा, उसका पैसा आया। और इसमें से करीब 10,000 करोड़ तो सीधा सत्तारूढ़ दल को मिल गया, बाकी 6 करोड़ में सारे आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है कि भाई जो अभी तक भुनाए नहीं गए हैं बॉन्ड, वो नहीं भुनाए जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो जिसने खरीदे थे वापस वो करा लेगा। मैं कहता हूँ क्यों करा लेगा, ये जब्त क्यों नहीं हो जाने चाहिए? बल्कि जो 16,000 करोड़ रुपया रिश्वत का आया था और जो बॉन्ड असंवैधानिक थे, वो 16 करोड़ की रिकवरी क्यों ना की जाए? जिसके पास जितना भी पैसा गया है वो सारों से रिकवरी क्यों ना की जाए इसकी? जब आप कह रहे हो असंवैधानिक है और वो पॉलिटिकल ब्राइबरी भी मानी जा रही है, तो वो किसी के पास भी क्यों रहे? क्यों ना उनसे रिकवरी की जाए सारी की सारी, अगर देश हित की बात करते हैं तो। वरना फिर लूट में तो सारे साझेदार हैं ही हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। मजे की बात तो ये है कि जब इस बिल को लाया जा रहा था, तत्कालीन गवर्नर रिजर्व बैंक ने उसको ऑब्जेक्ट किया, चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त ने इसका ऑब्जेक्शन लिया, और जाने माने वकील और जितने भी थे जागरूक लोग, उन्होंने कड़ा विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक आते आते 7 साल लग गए। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जिनके बारे में कहते हैं बड़े बेखौफ हैं, रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है, 1.5 साल तो उन्होंने भी लगा दिया। और सुनवाई करने के बाद भी 3 महीने रखे रहे। इस बीच में पता नहीं कितना माल निकल जाने दिया गया। ये क्या नाटक है ये? तो ये देश को बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं। एक और खास बात यह है कि सभी पार्टियां अपनी औकात के मुताबिक, जो मजदूरों की पार्टी बताई जाती है, सीपीआई, सीपीएम वगैरह वगैरह जो हैं, वो भी इसमें गोता लगा रहे हैं। बेशक उनकी औकात इतनी नहीं है कि उनको ज़्यादा मिलता, जितना मिलने के लायक समझा गया उतना उनको भी दे दिया गया। जो कोई पार्टी बची हुई नहीं है, यानी सभी पार्टियां कंपनियों के, कॉरपोरेट के फंड पे जिंदा हैं। अब जिनके फंड पे जिंदा हैं तो सेवा तो उन्हीं की तो करेंगे ना, पैसा तो उनसे लेंगे और वोट वोटर से खरीदेंगे, वोटर को बेवकूफ़ बनाएंगे, वोटर को दारू पिलाएंगे, वोटर को बहकाने के लिए पूरा स्टाफ रखा जाएगा, कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता होंगे, पन्ना प्रमुख बनेंगे, सारे काम होंगे, और गाड़ियां दौड़ेंगी, शराबें बहेंगी। ये क्यों? क्या जरूरत है? इस पर पूरी पाबंदी क्यों ना लग जाए कि कोई भी नहीं लेगा? आप लड़िए इलेक्शन, जिसको लड़ना है आप जाइए लोगों के पास, आप करो प्रचार अपना। जो लोग चाहते हैं कि लड़ना चाहिए और हमें ये काम करना है, तो वो लोग अपने आप क्यों नहीं खड़े होंगे? ये चक्कर है कि कॉरपोरेट से पैसा लेंगे और मैं वोटर को बेवकूफ़ बनाएंगे। फिर ये सिस्टम ही सारा गलत है। ये तो पूंजीपतियों ने, कॉरपोरेट ने अपने, हर सरकार को, कोई भी सरकार है, भी किसी की पार्टी है, उनको अपने काबू में रखने का एक इन्होंने तरीका बनाया हुआ है। तो हम तो इसका पूरा सिस्टम का कड़ा विरोध करते हैं। ये डोनेशन लेने देने का सिस्टम बिल्कुल गैर कानूनी है। और बल्कि पहले तो ये होता था कि फॉरेन डोनेशन भी नहीं लेंगे, लेकिन ये इस कानून के बाद तो फॉरेन भी अलाउड कर दी, और जितना मर्जी ले लो।
चाहे मतलब घर में उसके दाने ना हो, पर लेकिन वो दे दे, इनको चंदा दे दे, घाटे में भी दे दे। और फिर जो दे रहा है, तो अगर वो 100 रुपये दे रहा है तो 1000 का काम कर रहा है। जितना जो सारा माल बिक रहा है ना, ये सब कुछ बेचे जा रहे हैं और उसको इतनी छूट दे रहे हैं, कभी उनको कॉरपोरेट टैक्स में रिलीफ दे रहे हैं, कभी कहीं रिलीफ दे रहे हैं, सारे बैंक लुटवा दिए। वो इसीलिए तो है, इनसे चंदे मोटे मोटे ले लो और देश का धन इनको लुटवा दो। तो वो तो लूट रहे थे और ये लूट का माल खा रहे थे, और हमारी जुडिशरी जो थी वो तमाशा देख रही थी। 7 साल बाद एक नतीजे पे पहुंचे हैं, पर मैं कहता हूँ शुक्र है कि 7 साल बाद तो चलो कुछ हुआ, कोई उम्मीद कोई जची आगे थोड़ा बहुत कर पाने की। बाकी अब एक और बात है, ये कहते हैं कि 15 या 20 मार्च तक जितने भी जिन्होंने दिया है उनके नाम आए, जिन्होंने लिया उनके नाम आए। मुझे तो इसमें पूरा शक है, मुझे नहीं लगता कि नाम आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसी दिन कह देती भाई स्टेट बैंक वाले कल ले आओ, आजकल सारा तो सामान जो है, सारे डाटा तो कंप्यूटर में रखा हुआ है, 3 या 4 हफ्ते देने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें तुरंत कह देते भाई जाके ले आओ, सवेरे लेके आ जाना, तुम्हारे कंप्यूटर में वो रखी हुई है फ्लॉपी, और वो निकाल के पेश करो। 4 हफ्ते का टाइम किस लिए दिया गया है? इस बीच में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, पूरी संभावना है इसको चैलेंज किया जाएगा और इसको फिर ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस पर कोई शायद वो अध्यादेश भी आ सकता है। खैर उसकी तो मुझे भी कोई संभावना शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है या इसको रिव्यू पिटीशन डाल के इसको रोका जाएगा। कुछ ना कुछ इसको ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जाएगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हो सकता आ भी जाए, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि जो खुलासा होने की संभावना है वो हो पाएगा, मुझे लगता नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो उसी दिन कह देते भाई कल अपना ले आओ। स्टेट बैंक में ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई भूसे में से कोई सुई नहीं ढूंढनी, सब रखा हुआ है, ला सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इनको टाइम दिया गया है कि तुम इस पर कोई लिपापोती का प्रबंध कर लो। तो साथियों, 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय हमने डिस्कस किए हैं और उम्मीद करते हैं लोग इस पर अपना मंथन करेंगे और अपना विचार बनाएंगे। धन्यवाद साथियों।